हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पर। आज है 20 नवंबर 2024 और हम बात करने वाले हैं रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपने इस वीडियो में आने वाले एग्जाम के लिए जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। साथ ही साथ उन क्वेश्चन से जो भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स निकलते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट निकलते हैं, जीके के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं उन सभी को यहाँ पर कवर किया जाता है। तो इसके लिए अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखिए। वीडियो को अपने लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए तथा चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ेंगे वीडियो में हम आगे की तरफ और बात करेंगे आज की हम पहले प्रश्न की। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया गया? यानी जिसे हम डायबिटीज़ डे, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के नाम से भी जानते हैं। तो ये कब मनाया गया? ए ऑप्शन है 12 नवंबर, बी ऑप्शन है 13 नवंबर, सी ऑप्शन है 14 नवंबर और डी ऑप्शन है 15 नवंबर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया। 14 नवंबर जिस दिन बाल दिवस मनाया जाता है, बाल दिवस, उसी दिन ही विश्व मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है। डिटेल में बात करें तो आप आर्टिकल में भी देख सकते हैं, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे ये 14 नवंबर को हम मनाते हैं। तो विश्व मधुमेह दिवस हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह मधुमेह के प्रति लोगों को जागरूक करना है, यानी डायबिटीज़ के प्रति लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। थीम जो इस वर्ष रखी गई है वो थीम है बाधाओं को तोड़ना, अंतरालों को पाटना। ये इस बार की थीम रखी गई है, इंपॉर्टेंट थीम है। तो क्यों मनाया जाता है अगर इस बारे में हम बात करें तो 14 नवंबर को चार्ट्रा और बेटिंग का जन्मदिन, यानी कि इसी दिन इनका जन्म हुआ था, जिन्होंने कनाडा के टोरंटो शहर में वेंट के साथ मिलकर 1921 में इंसुलिन की खोज की थी। यानी इसी 14 नवंबर को ही चार्ट्रा तथा बेंटिंग नाम के वैज्ञानिक थे, इनका जन्म हुआ था, जिन्होंने इंसुलिन की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसीलिए 14 नवंबर को हम विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व मधुमेह दिवस की जो शुरुआत है वह 1991 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल डायबिटीज फाउंडेशन के द्वारा की गई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में किसने वाई भारत मैटर्स पुस्तक का विमोचन किया? यानी कि वाई भारत मैटर्स जो पुस्तक है इसका विमोचन किसने किया हुआ है? तो ए ऑप्शन है एस जयशंकर, बी ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, सी ऑप्शन है पीयूष गोयल और डी ऑप्शन है जगदीप धनखड़। तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री हैं, इन्होंने वाई भारत मैटर्स ये पुस्तक है, पुस्तक का नाम है, इसका विमोचन किया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं वाई भारत मैटर्स, एस जयशंकर ने इस पुस्तक का विमोचन किया। तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में अपनी नई पुस्तक भारत मैटर्स क्यों या वाई भारत मैटर्स पुस्तक का विमोचन किया है। यह जो पुस्तक है वो पीएम मोदी जी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में जो भी विदेश नीति रही है उसमें भारत के परिवर्तन की जांच करती है। विदेश नीतियों के बारे में बताया गया है, विशेषकर भारत का जो दृष्टिकोण रहा है विदेश नीतियों पर, उसके बारे में इस पुस्तक में चर्चा की गई है। आगे बात करें तो यह रामायण के साथ भारत के विकास को भी जोड़ता है, यानी कुछ रामायण के भी पहलू इस पुस्तक में लिए गए हैं। बात करें तो जयशंकर ने रेखांकित किया कि भू राजनीति के कारण 2024 कैसे अशांत होगा। यानी कि जो भू राजनीतिक जो भी व्यवस्थाएं चल रही हैं, जो भी विदेश नीतियां चल रही हैं, उसके अंतर्गत 2024 जो है वो कैसे अशांत रहेगा, कैसे मैटर्स आएंगे, इन सभी के बारे में इस पुस्तक के अंतर्गत चर्चा की गई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में 16वां इंडिया डैम डेवलपर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो ए ऑप्शन है मुंबई, बी ऑप्शन है गुरुग्राम, सी ऑप्शन है हैदराबाद और डी ऑप्शन है बेंगलुरु। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी हैदराबाद में 16वां इंडिया गेम डेवलपर सम्मेलन शुरू किया गया। शॉर्ट फॉर्म में इसे हम IGDC के नाम से जानते हैं, इंडिया गेम डेवलपर। ये कहाँ पे शुरू हुआ है? तो इंडिया गेम डेवलपर सम्मेलन ये 16वां संस्करण है और ये हैदराबाद में शुरू हुआ है। और इस सम्मेलन में लगभग 20,000 लोग शामिल होंगे। यानी ये जो सम्मेलन हैदराबाद में किया जा रहा है
इंडिया गेम डेवलपर सम्मेलन। इसमें 20,000 लोग लगभग शामिल होने की बात की जा रही है। इसका जो आयोजन है वो गेम डेवलपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है। सम्मेलन में 150 से ज़्यादा सत्र होंगे, जिसमें 250 से ज़्यादा जो वक्ता हैं वो भाग लेंगे। इस प्रकार से ये जो सम्मेलन है ये हैदराबाद में इसका आयोजन किया जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में G20 समिट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो प्रश्न है कि जो G20 समिट है इसका जो आयोजन है वो कहाँ पर किया जा रहा है? G20 2024 इसका आयोजन किस देश में किया जा रहा है? वहाँ पर अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी पहुँचे हुए हैं G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए। तो ए ऑप्शन है जापान, बी ऑप्शन है भारत, सी ऑप्शन है ब्राज़ील और डी ऑप्शन है रूस। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ब्राज़ील में G20 समिट का आयोजन वो किया जा रहा है। और G20 में भाग लेने के लिए, शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ पर पहुँच गए हैं। डिटेल में बात करें तो हाल ही में ब्राज़ील में 19वीं G20 समिट शुरू हो रही है। कब से? तो 18 नवंबर 2024 से ये शुरू हो रही है और 19 नवंबर तक रहेगी। 2 दिवसीय ये जो समिट है वो होने वाली है। इसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी रियो डी जनेरियो पहुँच गए हैं। जो समिट है ये 2 दिन 18 और 19 नवंबर तक चलेगी। G20 जो है इसे ग्रुप ऑफ 20 के नाम से जाना जाता है और G20 की जो पहली बैठक है वह साल 2008 में अमेरिका के वाशिंगटन में हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जीके के पॉइंट मैंने कहा है कि इस वीडियो में करंट के साथ साथ आपके जीके के पॉइंट भी कवर होते चलेंगे, तो सेम बात है, आप फॉलो करते रहिए और जीके के पॉइंट भी मजबूत करते रहिए। G20 की बात करें तो जो G20 समिट 2024 हो रही है इसका एजेंडा क्या रखा गया है, कौन कौन सी चर्चाएं होने वाली हैं? तो इसमें भुखमरी और गरीबी के खिलाफ एकजुटता दर्शाई जाएगी, सरकारों के कामकाजों में सुधार किया जाएगा तथा सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ऊर्जा के बेहतर विकल्प खोजे जाएंगे। इन सभी मैटर्स पर, इन सभी एजेंडे पर चर्चा होने वाली है। आगे अगर हम बात करें G20 के बारे में तो G20 के अगर फाउंडर देशों की बात की जाए तो G7 यानी 7 देश ऐसे हैं जिन्होंने मिल करके G20 की स्थापना की थी। इन 7 देशों में कौन कौन से देश हैं? तो अमेरिका, इटली, जापान, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और कनाडा, ये 7 देश ऐसे हैं जिन्होंने मिल करके G20 की स्थापना की थी। यानी इन देशों ने मिलकर G20 की स्थापना की। कब? 26 सितंबर 1999 को। इसका मकसद क्या था, उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था दुनिया की अर्थव्यवस्था को ठीक से चलाने के लिए समस्त देशों में एक साथ ये कायम करना, यानी जो सदस्य देश है वो एक साथ आएंगे और जो भी अर्थव्यवस्था है दुनिया की उसको ठीक से चलाने के लिए कार्य करेंगे। आगे अगर बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं सदस्य देश और समूहों की। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से सदस्य देश हैं और कौन कौन से समूह शामिल हैं? तो अमेरिका, इटली, जापान, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, कनाडा और अर्जेंटीना। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चीन, भारत भी इसका सदस्य है, इंडोनेशिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, साउथ कोरिया और यूरोपियन यूनियन तथा अफ्रीकन यूनियन, ये सभी इस सदस्य देश के रूप में और समूह के रूप में शामिल है। आगे अगर हम बात करें G20 में इस बार क्या कुछ खास होने वाला है, जो कि G20 ब्राज़ील में हो रही है मीटिंग, उसमें क्या कुछ इंपॉर्टेंट इस बार निकल करके आ रहा है? तो सबसे पहले अफ्रीकन यूनियन पहली बार फुल टाइम मेंबर के रूप में हिस्सा लेने वाला है। यानी जो अफ्रीकन यूनियन है, अफ्रीकी जो देश है उनका एक समूह है जिसे हम अफ्रीकन यूनियन के नाम से जानते हैं। तो जो अफ्रीकन यूनियन है ये पहली बार फुल टाइम मेंबर के रूप में हिस्सा लेगा। 7 जो है वो नॉन मेंबर देश हैं वो हिस्सा लेने वाले हैं, जिसमें मिस्र, अंगोला, यूएई, नाइजीरिया, नॉर्वे, पुर्तगाल और सिंगापुर, ये 7 ऐसे देश हैं जो नॉन मेंबर के रूप में हिस्सा लेने वाले हैं। थीम के बारे में बात की जाए तो इसकी जो थीम रखी गई वो है बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड ए सस्टेनेबल प्लेनेट, यानी कि बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड, आप यहाँ देख सकते हैं थीम बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लेनेट, ये G20 की इस बार की थीम रखी गई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अभ्यारण्य को देश का 56वां बाघ अभ्यारण्य अभिसूचित किया गया है? यानी कौन सा अभ्यारण्य है जो देश का 56वां बाघ अभ्यारण्य बनेगा? तो ए ऑप्शन है किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य,
बी ऑप्शन है हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य, सी ऑप्शन है करतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य और डी ऑप्शन है गुरु घासीदास तमोर अभ्यारण्य। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी गुरु घासीदास तमोर अभ्यारण्य, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। ये जो अभ्यारण्य है वो देश का 56वां बाघ अभ्यारण्य अधिसूचित किया गया है। आप यहाँ आर्टिकल में भी देख सकते हैं, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व इंडिया 56 टाइगर रिजर्व, यानी भारत का 56वां टाइगर रिजर्व होने वाला है। तो छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास तमोर पिंगला को देश का 56वां वन्यजीव कह सकते हैं बाघ अभ्यारण्य अधिसूचित किया गया है। कब अधिसूचित किया गया? तो 18 नवंबर 2024 को इसे 56वें बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। बात करें तो गुरु घासीदास तमोर पिंगला बाघ अभ्यारण्य 2829 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इस वन्यजीव अभ्यारण्य का जो नाम है वह सतनामी सुधारक गुरु घासीदास के नाम पर इसका नाम रखा गया है और ये छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में मौजूद है, यानी छत्तीसगढ़ में भी कोरिया है। ध्यान रखिए, ये साउथ कोरिया और उत्तर कोरिया की बात नहीं की जा रही है, ये छत्तीसगढ़ में भी एक जिला है जिसका नाम कोरिया है, वहाँ पर ये गुरु घासीदास तमोर पिंगला जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये मौजूद है और अब इसे 56वां बाघ अभ्यारण्य अधिसूचित कर दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में पीएम मोदी जी को किस देश का दूसरा सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया? यानी कौन सा ऐसा देश है जहां का दूसरा सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है? तो ए ऑप्शन है फ्रांस, बी ऑप्शन है रूस, सी ऑप्शन है नाइजीरिया और डी ऑप्शन है जापान। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नाइजीरिया देश का दूसरा सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है। डिटेल में अगर हम बात करें तो नाइजीरिया ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दूसरे सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान, नाम है इसका द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से नवाजा गया है या इसे सम्मानित किया गया है। वे यह सम्मान पाने वाले दूसरे विदेशी शख्स हैं, यानी कि नाइजीरिया में ये सम्मान पाने वाले दूसरे विदेशी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। बात करें तो इनसे पहले ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को 1969 में यह सम्मान दिया गया था। अब उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी को ये सम्मान दिया गया है। यह पीएम मोदी जी को मिलने वाला 17वां अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड है, यानी 17वां अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड है। अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नाइजर आया है तो नाइजर देख लेते हैं। नाइजर जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है, राजधानी इसकी होती है अबूजा, इसका क्षेत्रफल है 9,23,769 वर्ग किलोमीटर। प्रमुख भाषा जो यहाँ पर बोली जाती है वह है अंग्रेजी, हौसा और योरुबा, ये प्रमुख भाषा है जो यहाँ बोली जाती है। जनसंख्या है वर्तमान में 23 करोड़ और भारत से नाइजर की अगर दूरी की बात की जाए तो 7,607 किलोमीटर की जो दूरी है वो भारत और नाइजर के बीच है, यानी 7,607 किलोमीटर जो दूरी है वो भारत और नाइजर के बीच में दूरी है। भारत की तरह ही नाइजर की जो सांस्कृतिक विविधता है वो अनोखी है। यहाँ पर 250 से ज़्यादा जातीय समूह रहते हैं और 500 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल टेस्टिंग की गई? यानी किसके द्वारा, यानी किस एजेंसी के द्वारा स्वदेशी हाइपरसोनिक जो मिसाइल है इसकी सफल टेस्टिंग की गई? तो ए ऑप्शन है डीआरडीओ, बी ऑप्शन है नासा, सी ऑप्शन है इसरो और डी ऑप्शन है स्पेस एक्स। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी डीआरडीओ के द्वारा स्वदेशी हाइपरसोनिक जो मिसाइल है इसका सफल परीक्षण किया गया, इसकी सफल टेस्टिंग हुई। डिटेल में बात करें तो डीआरडीओ, जिसका पूरा नाम होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसने लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल की सफल टेस्टिंग की हुई है। इस मिसाइल को उड़ीसा के तट के पास एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद द्वीप से ग्लाइडेड व्हीकल के जरिए लॉन्च किया गया और ये लंबी दूरी की इस हाइपरसोनिक मिसाइल की जो रेंज है वो 1,500 किलोमीटर से ज़्यादा है, यानी 1,500 किलोमीटर से भी ज़्यादा इसकी रेंज है।
आगे अगर हम बात करें हाइपरसोनिक जो मिसाइल होती हैं इनको रडार क्यों नहीं पकड़ पाते हैं। मान लो जैसे ये बैलिस्टिक मिसाइल है और ये हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है, तो इनका जो टारगेट होता है, ये मान लो ये लॉन्च साइड है और ये टारगेट है, तो इनको जो कह सकते हैं रडार होते हैं वो क्यों नहीं पकड़ पाते हैं। तो जो हाइपरसोनिक मिसाइल होती है ये काफ़ी तेज स्पीड और ज़मीन से काफ़ी कम ऊंचाई पर उड़ती है। यानी मान लो ये सरफेस है, ज़मीन है, तो इनसे बहुत ही कम ऊंचाई पर ये उड़ती है, इस कारण इन्हें रडार नहीं पकड़ पाते हैं। और जो बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं इनकी जो स्पीड होती है वो हाइपरसोनिक मिसाइलों से कम होती है और ये काफ़ी ऊंचाई तक जाते हैं। यानी जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं ये काफ़ी ऊंचाई से जाते हैं और ये काफ़ी ऊंचाई से उड़ती हैं, इसलिए रडार इनको पकड़ लेती है। जबकि हाइपरसोनिक जो मिसाइलें होती हैं ये लगभग सरफेस के एकदम ज़मीन से एकदम चुभे हुए निकलते हैं, ज़मीन से एकदम कम ऊंचाई पर निकलते हैं, इसलिए रडार इनको कैप्चर नहीं कर पाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कैलाश गहलोत ने पद और पार्टी से इस्तीफा दिया, वह किस पार्टी से संबंधित थे। यानी कि कैलाश गहलोत जो है इन्होंने जिस पद पर ये कार्यरत थे उस पद से इस्तीफा दिया, प्लस जो जिस पार्टी से थे ये उस पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया है। तो ये किस पार्टी से संबंधित थे। तो ए ऑप्शन है आप यानी आम आदमी पार्टी, बी ऑप्शन है बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, सी ऑप्शन है एनसीपी और डी ऑप्शन है आरजेडी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी ये आम आदमी पार्टी से संबंधित थे और इन्होंने अभी हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया और साथ ही साथ ये पार्टी भी छोड़ दिए हैं। ये आप देख सकते हैं गहलोत जी हैं। और डिटेल में बात करें तो दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री है ये, मतलब है क्या थे, और इस परिवहन मंत्री के पद से इस्तीफा भी दे दिए हैं। तो दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने पद और पार्टी दोनों से इस्तीफा दे दिया है। कैलाश गहलोत ने 17 नवंबर की सुबह आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर इस्तीफे का ऐलान कर दिया था और ये 17 नवंबर को इन्होंने इस्तीफा दिया और इसके 24 घंटे बाद कैलाश गहलोत ने 18 नवंबर को भाजपा में भी शामिल हो गए। यानी कि कह सकते हैं ये आम आदमी पार्टी से निकल करके भाजपा पार्टी में ये शामिल हो गए। कैलाश गहलोत ने 2015 में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष जो वीरेंद्र सचदेवा हैं इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जो सदस्यता है वो दिलाई। यानी जो कैलाश गहलोत हैं जब भाजपा में शामिल हुए तो इनको सदस्यता की जो शपथ है वो किसने दिलाई, तो दिल्ली भाजपा के जो अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, इन्होंने इसकी सदस्यता की जो शपथ है वो दिलवाई हुई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस पूर्व राष्ट्रपति के प्रेस सचिव रहे शहजाद मोहम्मद खान का निधन हुआ। यानी कि शहजाद मोहम्मद खान का भी हाल ही में निधन हुआ। ये किस पूर्व राष्ट्रपति के प्रेस सचिव रहे थे। तो ए ऑप्शन है मनमोहन सिंह, बी ऑप्शन है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सी ऑप्शन है मोहम्मद हामिद अंसारी और डी ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो कि पूर्व राष्ट्रपति हैं इनके ये प्रेस सचिव रहे शहजाद मोहम्मद खान, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। डिटेल में अगर बात करें तो पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के प्रेस सचिव रहे शहजाद मोहम्मद खान का हाल ही में निधन हो गया। वे 67 वर्ष के थे और उन्होंने नई दिल्ली के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांसें ली। खान यानी कि जो शहजाद मोहम्मद खान हैं ये दूरदर्शन न्यूज के महानिदेशक के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था और ये 1982 बैच के आईएएस अधिकारी थे। साथ ही साथ 1989 से 2002 तक सीबीआई के ये प्रवक्ता भी रहे। इस प्रकार से कई बड़े पदों पर ये कार्यरत रहे और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। अगले लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप में जीत हासिल की। यानी किस राज्य ने जो चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप है वो जीत ली है। तो ए ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बी ऑप्शन है असम, सी ऑप्शन है मणिपुर और डी ऑप्शन है हरियाणा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी पश्चिम बंगाल ने चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप में जीत हासिल कर ली है। आर्टिकल भी आप देख सकते हैं, वेस्ट बंगाल ट्रिम्स एट 4th नेशनल फिन स्विमिंग चैंपियनशिप। डिटेल में अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल ने चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप में जीत हासिल कर ली। इसका जो आयोजन है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में हुआ। यह जो 3 दिवसीय कार्यक्रम रहा इसमें 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के
1500 प्रतिभागियों ने भाग लिया। पश्चिम बंगाल ने इसके अंतर्गत 151 पदक जीते, जिसमें से 67 स्वर्ण पदक, 43 रजत पदक और 41 कांस्य पदक थे। और इसके साथ ही जो पश्चिम बंगाल की टीम है, यह टीम चैंपियन बनी, विजेता बनी। उप विजेता कौन रहा? तो कर्नाटक, जो कि 50 पदकों के साथ उप विजेता रहा। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूं आपको ये सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे। साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए गए, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट बताए गए, वो भी अगर आपको पसंद आए हैं तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।